गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जलवायु को मानचित्र से पढ़ने वाले। सबसे पहले देखो नोट्स कितना खूबसूरत बनाया गया। सबसे पहले मानचित्र बनाया गया है, उसके बाद उसके नीचे में उसका नोट्स लिखा गया है। और ये चैप्टर क्लास 9th भूगोल चैप्टर 4 जलवायु का है। और इसमें हम लोग बहुत टॉपिक पढ़ चुके हैं। जो आज का टॉपिक है उसको बोलते हैं मानसून का वापसी। ठीक, इसके पहले हम लोग शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ये तीनों बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं मानचित्र के द्वारा। अगर आप नहीं देखेंगे वीडियो तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग मानसून की वापसी, जिसे परिवर्तनीय मौसम भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे मानचित्र के द्वारा इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को, मानसून की वापसी। देखो यहाँ पे जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये था, मानसून का आगमन। और ये हम लोग जो है ना बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर जाके देख लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे है मानसून की वापसी। अब मानसून की वापसी मतलब क्या होता है कि जब भारत से मानसून वापस जाता है ना, उसी को मानसून की वापसी कहते हैं। क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये बात को भी समझेंगे। जिसे परिवर्तनीय मौसम कहा जाता है, इसे क्यों परिवर्तनीय मौसम कहा जाता है, ये बात भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा सूर्य को। देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सूर्य जो है ना, ये देखो ये है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। और ये जो बीच वाला लाइन है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर में ये कर्क रेखा है, इसके नीचे में ये मकर रेखा है। और हम लोग जानते हैं सूर्य का जो प्रकाश है यही तीन रेखा पे होता है, कभी कर्क रेखा, कभी मकर रेखा, कभी विषुवत रेखा। जैसे ये कर्क रेखा हो गया, कभी विषुवत रेखा पे होता है और कभी मकर रेखा पे होता है। ठीक है, इसी तरह से सूर्य का प्रकाश होता है। और हम लोग जानते हैं जून में सूर्य का प्रकाश सीधा सीधे भारत के ऊपर अर्थात कर्क रेखा पे चमकता है। तो जब जून में यहाँ पे चमकता है तो हम लोग जानते हैं जून में यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म होगा। और जब ये गर्म होगा तो यहाँ का हवा वाष्पित होकर के, गर्म होकर के हल्का हो जाता है और ऊपर उठने लगता है, जिसके कारण नीचे से ठंडी हवा चलती है। नीचे से कौन हवा चलती है? ठंडी से हवा चलती है। लेकिन हम जानते हैं जैसे जून में यहाँ तक पहुंच जाता है, क्योंकि मार्च में रहता है कर्क रेखा पे, विषुवत रेखा पे, अप्रैल मई जून, जून में चल जाता है कर्क रेखा पे, फिर जून से कर्क रेखा से वापस विषुवत रेखा की ओर आता है। तो हम जानते हैं कि जैसे भारत से जो है ना सूर्य नीचे उतरेगा, अर्थात देखो यहाँ जून में यहाँ पे है, जुलाई में नीचे उतर के यहाँ पे आ गया, अगस्त में यहाँ चला गया, सितंबर अक्टूबर में भारत से निकल करके बाहर चला जाता है। अब होता क्या है सो समझिए। जैसे मान के चलो सितंबर में विषुवत रेखा के पास सूरज चला गया। अब यहाँ पे सूरज चला गया तो यहाँ पे हवा जो है ना पूरा गर्म हो जाएगा और यहाँ का हवा ऊपर उठने लगेगा। तो जो भारत में गर्म था ना, गर्म कहाँ हो गया? विषुवत रेखा पे। अब भारत से ठंडी हवा चलेगा, भारत से ठंडी हवा चलेगा, अर्थात जो मानसून वर्षा ऋतु में अंदर गया था, वही मानसून अब वापस बाहर निकलेगा। क्यों क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना सूर्य यहाँ पे आ गया। ठीक, तब यहाँ पे सूर्य आ गया तो यहाँ पे हवा गर्म हो गया। अब ऊपर ठंडा हवा हो गया तो वो हवा क्या आएगा? नीचे आएगा। है कि हम लोग जानते हैं बरसात के बाद ठंडा आ जाता है ना, तो भारत में शीत ऋतु हो गया, है कि नहीं? और ये जो है ना शीत ऋतु पूरा हुआ नहीं है, मतलब शीत ऋतु आरंभ होने का शुरुआत में है। और ये जो है ना हवा किधर आएगा? विषुवत रेखा की ओर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाए, जब मानसून वापस जाती है, जिसे मानसून की वापसी कहा जाता है, उस समय पवन का दिशा क्या होता है? तो देखो ये पवन का दिशा हम समझते हैं, पवन ऐसे चल रहा है इससे, तो यहाँ पे किधर से आ रहा है? देखो इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और इधर होता है ईस्ट, इधर क्या होता है? ईस्ट। मतलब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, अर्थात उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। ठीक, अगर पूछा जाए मानसून की वापसी के समय मानसून का दिशा क्या होता है, तो उत्तरी पूर्वी दिशा से आता है। किधर से आता है? उत्तरी पूर्वी दिशा से। जाता किधर है? तो देखो इसको बोलते हैं दक्षिण और इसको बोलते हैं पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं
पिछला क्लास में लोग पढ़ चुके थे कि फेरल एक व्यक्ति था जिसने यह बोला था कि उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई हवा चलता है ना तो अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो जो हवा इधर आ रहा है ना, ऐसे जा रहा था, इसका दाईं ओर इधर हो जाता है, जिसके कारण जब ये मानसून वापस जाता है ना, तो यहाँ पे भारत से जब वापस जाता है तो ये दाईं ओर मुड़ जाता है और दाईं ओर पड़ता है केरल। ठीक, और ये केरल नहीं, सॉरी, ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के यहाँ पे जो तट है ना, इसको कोरोमंडल का तट बोलते हैं। और ये कोरोमंडल के तट पे टकरा करके वर्षा होता है, अर्थात मानसून की वापसी के समय भारतीय राज्य तमिलनाडु के तट कोरोमंडल में टकरा करके संपूर्ण वर्षा होता है, अर्थात अच्छा खासा वर्षा हो जाता है। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ITCZ, अर्थात अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अर्थात जहां पे सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है वहां का हवा गर्म होकर ऊपर हो जाता है, उसे ITCZ कहते हैं। ठीक, तो ITCZ जब विषुवत रेखा पे हो जाएगा ना, अर्थात यहाँ का हवा जब गर्म होकर ऊपर जाए तो ऊपर से हवा चलेगी, और हवा चलेगी तो हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में फेरल बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये दाईं ओर मुड़ के कहाँ पे वर्षा हो जाएगा ये केरल में, केरल सॉरी तमिलनाडु में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये ग्लोब है, ठीक, और ग्लोब में ये विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा फैक्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो ये विषुवत रेखा पे जो सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है ना, वो कब चमकता है, तो हम लोग जानते हैं ये मार्च में चमकता है। यहाँ पे जून होता है, फिर यहाँ पे सितंबर में, फिर यहाँ पे दिसंबर में। अब हम जानते हैं जैसे मार्च में यहाँ पे होता है, यहाँ कब होता है, मार्च में, और यहाँ होता है सितंबर में, और यहाँ होता है जून में। ठीक, अब हम जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे होता है, जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे होता है मार्च के समय, तो भारत में उतना ज्यादा गर्मी नहीं होता है, ठंड मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होता। देखो फील कीजिएगा, जैसे होली होली रहता है मतलब मार्च के लगभग में, और होली में हम लोग जानते हैं जैसे बाहर निकलते हैं ना, तो कोई बच्चा सब छत पे जो है ना ठंडा पानी लेके रहता है, भले उसमें कलर हो या ना हो, लेकिन उसमें पानी जरूर होगा बाल्टी में, और वही पानी जब ऊपर फेंकता है ना तो हम लोग को ठंडा महसूस होता है। लेकिन वही सितंबर का मंथ रहता है और थोड़ा सा भी सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी फील होता है। गर्मी क्यों फील होता है, आखिर सूर्य का प्रकाश दोनों टाइम में तो कहाँ पे है, विषुवत रेखा पे, और हम लोग कर्क रेखा पे, तो जितना दूरी पे अभी है उतना दूरी पे तब भी था। लेकिन इस टाइम हमको ज्यादा गर्मी क्यों फील होता है, इस टाइम कम गर्मी क्यों फील होता है, ये बात को समझते हैं। हम लोग जानते हैं मार्च से पहले ठंडा का मौसम होता है, क्योंकि मार्च से पहले सूरज कहाँ पे होता है, दिसंबर में, यहाँ पे, यहाँ से इधर जा रहा है, तो ठंडा का मौसम होता है। हम जानते हैं ठंडा में पूरा आसमान में बादल छाया रहता है, तो जब मार्च का महीना होता है ना तो बादल लगा ही रहता है, और जो सूर्य का प्रकाश है ना जब पड़ता है तो बादल उसको रोक लेता है। लेकिन हम जानते हैं जब सितंबर का महीना होता है उससे पहले भारत में वर्षा ऋतु होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जून से शुरू हो जाता है वर्षा ऋतु, जून जुलाई अगस्त पूरा वर्षा ऋतु होता है, और सब बादल जो है ना बरस जाता है। अर्थात जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो ऊपर में कोई बादल नहीं होता है, जब बादल नहीं होता तो सूरज का प्रकाश सीधा हम लोग के सतह तक पहुंच जाता है, अर्थात पृथ्वी के सतह तक पहुंच जाता है, और हम लोग को डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण गर्मी ज्यादा महसूस होता है, और उमस टाइप से लगता है, चिलचिलाहट टाइप से लगता है शरीर में खुजली हो गया, उस तरह का गर्मी लगता है कि नहीं। अब हम लोग समझते हैं, यही बात पूरा नोट्स में लिखा हुआ है। देखो जून के बाद, कब, जून के बाद सूर्य दक्षिण दिशा में गति करने लगता है कि नहीं। हम लोग ऊपर भी देखे कि देखो जून के बाद जो है ना सूर्य किधर आने लगा, दक्षिण दिशा में, इधर नीचे आने लगा। ये जून के बाद जुलाई यहाँ आ गया, अगस्त यहाँ आ गया, है कि नहीं। तो वही चीज लिखा गया है कि जून के बाद सूरज किधर गति करने लगता है, दक्षिण दिशा में गति करना लगता है, और अक्टूबर नवंबर तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है। अक्टूबर नवंबर होते होते सूर्य कहाँ चली जाती है, दक्षिणी, क्योंकि सितंबर तक कहाँ रहता है, विषुवत रेखा बीचों बीच में रहता है, और अक्टूबर नवंबर होते होते कहाँ चल जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में, जिसके कारण भारत में उच्च वायु दाब हो जाते हैं, अर्थात भारत में ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होता है तो हवा ठंडा हो जाता है, अर्थात भारत में ठंडी शीत ऋतु हो जाता है, तो शीत ऋतु तो हवा ठंडा हो जाता है, और जब हवा ठंडा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उच्च दाब, उच्च वायु दाब, अर्थात
जब मानसून की वापसी होती है तो भारत में कैसा वायुदाब होता है, उच्च वायुदाब हो जाती है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाती है। जो कमजोर कैसे हो जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये समझिए। जैसे मान के चलो दक्षिणी पश्चिमी मानसून अर्थात जब भारत में ये मानसून पवन इंटर किया था, इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। लेकिन जब यहाँ पे गर्म था, यहाँ पे सूरज का प्रकाश था, तब यहाँ पे हवा गर्म हो रहा था तो इधर से हवा आ रहा था, तो इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। लेकिन जब भारत विषुवत रेखा पे चला गया, जब भारत कहाँ पे चला गया, विषुवत रेखा पे, यहाँ पे, तो ये जो हवा मानसून अंदर गया था ना, वो वापस लौटने लगा। तब बोलो जो इधर जा रहा था सो, जो वापस आ रहा है सो, अब इधर जो जाएगा वो और वापस जाएगा वो, ज्यादा ताकत किसका होगा, जो वापस इधर आ रहा है कि नहीं। इधर मान के चलो थोड़ा सा हवा घुस रहा था, उधर से ज्यादा हवा बाहर आ रहा है, क्योंकि हमको विषुवत रेखा की तरफ आना है। और इधर हल्का फुल्का घुसता है ना, तो उसको ठेल करके वापस इधर ही लाता है, जिसके कारण बोला जाता है ये जो दक्षिणी पश्चिम मतलब इधर से जो घुसने वाली हवा है ना, ये कमजोर पड़ जाती है, और उधर से बहने वाली हवा जो है ना मजबूत हो जाती है। जैसे कल्पना कीजिए इधर से 5 व्यक्ति घुस रहा है, उधर से 40 व्यक्ति आ रहा है, तो बोलो 5 व्यक्ति का ताकत ज्यादा है कि 40 व्यक्ति का, 40 व्यक्ति। इसीलिए बोला जाता है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून अर्थात जो घुसती हुई मानसून है ना, वो कमजोर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद क्या लिखा गया है, अंततः अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तरी मैदान से लौटने लगती है, जिसे मानसून की वापसी कहते हैं। अर्थात क्या हुआ कि अक्टूबर के अंत तक क्या होता है कि जो पवन अंदर घुसी थी, मतलब जो मानसून का आगमन हुआ था ना, तो उस समय जो पवन अंदर गई थी वही पवन क्या हो गई, बाहर आ गई, जिसे क्या कहा जाता है, मानसून की वापसी। अगला बात लिखा गया है कि अक्टूबर नवंबर का महीना वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसे परिवर्तन मौसम कहा जाता है। अर्थात देखें हम लोग कि मानसून की वापसी को परिवर्तन मौसम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो है ना, ये क्या होता है कि वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में कन्वर्ट होते रहता है, जिसके कारण परिवर्तन मौसम कहा जाता है। तो मौसम का परिवर्तन होता है, और जब मौसम का परिवर्तन होता है, हम लोग जानते हैं वर्षा ऋतु में पूरा आसमान से जो बादल होता है वो बरस जाता है, और जब बरस जाता है तो क्या होता है, आसमान साफ हो जाता है। मतलब मानसून की वापसी होने से क्या होता है, आसमान साफ हो जाता है। जब आसमान खत्म हो जाएगा तो सूरज का प्रकाश जो पड़ेगा वो सीधा पृथ्वी तक आएगा, और जब पृथ्वी तक आएगा तो बोलो पृथ्वी का तापमान घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। अर्थात तापमान में वृद्धि हो जाती है, मतलब आसमान साफ हो जाता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस समय दिन का तापमान उच्च होता है, क्योंकि दिन में सूरज का प्रकाश पड़ता है, तो जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो दिन गर्म हो जाता है, लेकिन रात में सूरज का प्रकाश तो पड़ता नहीं है, इसलिए रातें क्या होती है, ठंडी होती है। अगर पूछा जाए जब मानसून की वापसी होती है तो दिन कैसा होता है, गर्म होता है, रात कैसी होती है, ठंडी होती है। इसके अलावा याद रखिए कि सितंबर अक्टूबर में मौसम साफ हो जाती है, जिसके कारण दिन में सूर्य का किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाती है। अर्थात सितंबर अक्टूबर का जो महीना है मौसम साफ हो जाता है, अर्थात बादल पूरा जो है ना बरस चुका होता है, जिसके कारण जो है ना दिन में सूर्य का प्रकाश जो है ना सीधा कहाँ तक पहुंच जाता है, पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जो असहनीय होता है। असहनीय मतलब क्या होता है कि हम लोग के बर्दाश्त से बाहर होता है, बहुत ज्यादा चिलचिलाहट होता है। इसीलिए इसे जो है ना क्वार की उमस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार की उमस। ये था मानसून की वापसी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है ना चक्रवात को पढ़ेंगे। चक्रवात से किस तरह से वर्षा होता है, चक्रवात का डायरेक्शन क्या होता है, चक्रवात के बाद जो है ना वर्षा का वितरण, और लास्ट टॉपिक बचेगा वर्षा मानसून जो है ना एकता का परिचय। बस ये लास्ट टॉपिक है और इस तरह से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ना, उस एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।